तारीख थी 19 अक्टूबर 2013। जिला कन्नौज के गुलसाएगंज में एक कांस्टेबल की हत्या से पुलिस महकमा हलकान हुआ था। वारदात पुलिस के लिए एक सिरदर्द थी, क्योंकि कत्ल से जुड़ा कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था। पुलिस की तहकीकात जारी थी, तो क्या पुलिस नाकाम साबित हुई या फिर कोई क्लू हाथ लगा? 19 अक्टूबर 2013 दिन शनिवार, सुबह का वक्त। चादर से लिपटी लाश देखकर इलाके में सनसनी मची थी। स्थानीय पुलिस ने भी हाजिरी लगाई थी। मामला खाकी से जुड़ा था। एक वर्दीधारी के कत्ल से हड़कंप मचा था, लेकिन वजह साफ नहीं थी कि आखिर कत्ल की वजह है क्या। किस लिए कानून के मुहाफिज की हस्ती मिटा दी गई। खबर ने पुलिस की कमर तोड़कर रख दी थी। किसी के पल्ले ये बात नहीं पड़ रही थी कि सुखबीर सिंह किस अनहोनी का शिकार बना, क्योंकि कन्नौज के थाना कालग्राम में तैनात सुखबीर 18 अक्टूबर 2013 के दिन ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन लौटकर वापस घर नहीं गया था। कालग्राम में नियुक्त आरक्षी सुखबीर सिंह दिनांक 18/10 को पोस्टमार्टम ड्यूटी में एक अन्य आरक्षी के साथ मोर्चरी कन्नौज के लिए रवाना हुआ था। शाम लगभग 7 बजे शव को मोर्चरी में दोनों आरक्षी ने रखवाया और उसके बाद यह आरक्षी सुखबीर सिंह दूसरे आरक्षी को यह कहकर कि मैं कल सुबह फिर यहीं पर आ जाऊंगा चला गया था। लेकिन अगले दिन उक्त आरक्षी अपनी उक्त ड्यूटी पर नहीं पहुंचा। ड्यूटी के वक्त कांस्टेबल सुखबीर अपने एक सहयोगी के साथ कन्नौज के लिए रवाना हुआ था। पोस्टमार्टम हाउस में एक शव रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन शाम के तकरीबन 7 बजे सुखबीर को ऐसा कौन सा काम याद आ गया जिसकी वजह से वो पोस्टमार्टम हाउस से ये कहकर चला गया कि वो अगले दिन आकर ड्यूटी ज्वाइन करेगा, यानी 19 अक्टूबर के दिन वो लौटकर आएगा। लेकिन कन्नौज के पोस्टमार्टम हाउस में तैनात सहयोगी पुलिसकर्मी ने अपने थाना कालग्राम में सुखबीर की इत्तला दी, क्योंकि काफी वक्त निकल चुका था। सुखबीर का सहकर्मी अकेला था और सुखबीर की कोई खबर नहीं थी। थाना कालग्राम में सुखबीर की गैर हाजिरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने उसकी खोज खबर लेनी शुरू कर दी। आखिरकार थाना गुरसाहायगंज इलाके के जीटी रोड पर सुखबीर की संदिग्ध हालत में चादर से लिपटी लाश बरामद हुई। आखिर कौन था इस हत्याकांड के पीछे? उसी दिन से इसके खुलासे के लिए 2 या 3 टीम लगा दी गई थी। इस घटना का खुलासा हो गया है। कांस्टेबल सुखबीर के एक महिला के यहाँ आना जाना था और अक्सर वो रात में उस उक्त महिला मंजू देवी के यहाँ रात्रि में रुक जाता था। 18 तारीख की रात में भी यह आरक्षी उक्त महिला के घर पर रात में रुका था। पुलिस की तहकीकात के दौरान मंजू देवी का नाम सामने आया। इस पूरे घटनाक्रम में मंजू देवी पुलिस के लिए एक अहम कड़ी थी। 18 अक्टूबर 2013 की शाम अगर सुखबीर मंजू देवी के घर रुका था तो सुखबीर का कातिल कौन था, और आखिर सुखबीर और मंजू के दरमियान क्या रिश्ता था? कन्नौज पुलिस के हाथ ऐसा कौन सा सबूत लगा था जिसकी बिना पर पुलिस ने मंजू को शक के घेरे में लिया, और जब इस केस की गुत्थी सुलझानी शुरू की तो वो चेहरा भी बेनकाब हो गया जो इस कत्ल का मास्टरमाइंड था। आप भी देखिए कत्ल से जुड़ी साजिश का वो सनसनीखेज सच। 19 अक्टूबर 2013 की सुबह जब मृतक सुखबीर के भाई सहवीर ने अपने भाई की लाश देखी तो तड़प उठा। लेकिन जिस चादर में लाश लिपटी थी वो चादर सहवीर की खरीदी हुई थी और उसने तोहफे के तौर पर मंजू को दी थी। लिहाजा पुलिस ने मंजू को हिरासत में लेते हुए कड़ी पूछताछ की, लेकिन मंजू ने पुलिस को गुमराह करते हुए अपने कोचिंग जाने की बात कही। मंजू कांस्टेबल बनना चाहती थी और इस कड़ी में मंजू के लिए सुखबीर एक जरिया था। पुलिस कड़ी दर कड़ी इस केस की गुत्थी सुलझा रही थी। मंजू के मोबाइल नंबर को जब सर्विलांस पर लगाया गया
तो 18 अक्टूबर की सुबह का लोकेशन मंजू का गुरसहायगंज में मिला। जब ये लाश को फेंक आए तब महिला को याद आया कि जो चादर लपेटकर फेंकी गई है वो सुधीर कांस्टेबल के जो भाई था शहबीर, उसी के द्वारा कुछ दिनों पहले उसको गिफ्ट में दी गई थी। तो उसको लगा कि सुबह उसका भाई इस चादर को पहचान सकता है, तो यह महिला भी दोबारा उस चादर को बदलने के चक्कर में जहां लाश फेंकी गई थी उस स्थान पर जाने के लिए दोबारा गई। इसी से उसकी लोकेशन भी सुबह 4 बजे तक जहां बॉडी फेंकी गई थी उसके आसपास की होना पाई गई। मंजू के चेहरे से फरेब का नकाब हट चुका था। मंजू ने सुखबीर की हस्ती मिटाकर अपने भाई गगन और सुधीर की मदद से गुरसहायगंज इलाके में शव को ठिकाने लगाया था। आज मंजू समेत उसके दोनों भाई पुलिस की गिरफ्त में हैं। मंजू अपने गुनाहों को कबूल कर चुकी है कि हाँ, उससे गलती हुई, लेकिन वो कौन सी वजह थी जिसने मंजू को गुनाह की मंजिल तय करने पर बेबस कर दिया। सुखबीर द्वारा इस महिला से 1,30,000 रुपया लगभग 2-3 महीने पहले एक टाटा 407 अपने भाई शहबीर के लिए जो खरीदी थी उसके लिए उधार लिया था। इस महिला ने अपना जेवर गिरवी रखकर उक्त आरक्षी को यह रुपया उधार दिया था, क्योंकि महिला इस पर काफी विश्वास करती थी। लेकिन कांस्टेबल ने इसका पैसा बार बार मांगने के बाद भी वापस नहीं किया। उस दिन ये क्षुब्ध होकर गुस्से में आकर महिला ने उक्त आरक्षी को कोई जहरीला पदार्थ दे दिया। कांस्टेबल सुखबीर ने अब से 3 महीने पहले मंजू से बतौर कर्ज 1,20,000 रुपए लिए थे। मंजू को सुखबीर पर बड़ा भरोसा था, लेकिन अब उसका भरोसा डगमगा रहा था, क्योंकि रुपया मांगने पर सुखबीर टाल मटोल कर रहा था। लिहाजा मंजू ने जुर्म का रास्ता अख्तियार कर लिया। वारदात साबित करती है कि आवेश में उठाया गया कदम इंसान को जुर्म के रास्ते पर ला खड़ा करता है। अमित मिश्रा, कन्नौज समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडियाज एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हो। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। हमारे साथ अमिताभ अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। तो पहली बार मायावती ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो लगाव है देश के लगभग सभी बड़े न्यूज चैनलों पर नजर आने वाला एक जाना पहचाना चेहरा, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना, जिसके बिना अधूरी है हर बहस, हर चर्चा। सत्ता परिवर्तन हुआ। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को अब सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। बर्दाश्त करोगे तो हक नहीं मिलेगा, चुप रहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, सोए रहोगे तो सब खो जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में निभाइए अपना रोल। देखिए हल्ला बोल आंखें खोल। कार्यक्रम के दौरान हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बदलाव की इस जंग का हिस्सा।
महात्मा गांधी मजबूरी का सिर्फ एक नाम है, दूसरा बुढ़ापा है और तीसरे आप हैं जो कुछ नहीं करते। बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और एनसीआर का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी। नरेंद्र मोदी ने झांसी में किया शंखनाद, कहा मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं चौकीदार बनना चाहता हूं, मुझे 7 साल नहीं 7 महीने दीजिए, देश के खजाने पर अब कोई पंजा नहीं पड़ने दूंगा। मोदी ने राहुल के आईएसआई वाले बयान पर दी चुटकी, कहा शहजादे को क्यों जानकारी देती है आईबी, यूपी तक आ गया आईएसआई तो सोती क्यों नहीं केंद्र की सरकार। चुनाव नजदीक आते ही नरेंद्र मोदी पर मेहरबान होने लगे मुस्लिम धर्मगुरु। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष कल्बे सादिक का बयान, कहा भूला जा सकता है मोदी का। राहुल गांधी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुजफ्फरनगर दंगे के बयान पर मचा घमासान, बीजेपी ने कांग्रेस के युवराज के खिलाफ खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा। लखनऊ के सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने खोली अखिलेश सरकार की पोल, यूपी पुलिस को बताया निरंकुश, कहा अकेले लखनऊ से प्रतिदिन 50 लाख रुपए की वसूली करती है पुलिस। सत्ता के नशे में डूबे सपा नेताओं की नहीं थम रही है गुंडई, बरेली में सपा जिलाध्यक्ष ने कब्जाई एएसआई की जमीन, तो मुरादाबाद में सपा अध्यक्ष ने एसडीएम के साथ मिलकर जमीन पर किया अवैध कब्जा। रेप के मामले में सलाखों के पीछे पहुंचे राजस्थान के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर, जयपुर में 6 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया गिरफ्तार। दीपावली नजदीक आते ही मिलावटखोर हुए सक्रिय, देवरिया में बरामद हुआ 400 क्विंटल से ज्यादा का मिलावटी मावा, तो गाजियाबाद में नकली मावे के साथ 4 लोग हिरासत में। प्याज की कीमतों ने आम आदमी के छुड़ाए पसीने, कई जगहों पर 100 रुपए के पार पहुंचे प्याज के दाम, वाराणसी में प्याज के लिए दिया जा रहा लोन। और नोएडा के बुध इंटरनेशनल सर्किट में फिर दिखने लगा रफ्तार का रोमांच, प्रैक्टिस में सेबेस्टियन वेटल ने मारी बाजी। झांसी में आयोजित बीजेपी की विजय शंखनाद रैली में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहजादे की पार्टी ने 60 साल के शासन में गरीब को सिर्फ 1 रोटी देने का काम किया है। गरीब को भरपेट भोजन के लिए तो शहजादे की पार्टी को 100 साल का और शासन चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता हमें शासन सौंपे, हम सत्ता में आए तो 60 महीने में ही देश की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। रैली में मोदी ने राहुल गांधी पर आंसू बहाने का ताना मारा, तो मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ित युवकों के आईएसआई के संपर्क वाले बयान पर भी राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा। नरेंद्र मोदी ने इस बार राहुल के खिलाफ पूरी तैयारी की थी। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के राजस्थान और मध्य प्रदेश की रैलियों में दिए गए भाषणों की एक एक विवादित लाइन पर तीर चलाए। राहुल गांधी के इंदौर वाले भाषण पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये शहजादे बस एक सांसद हैं। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने गोपनीयता की शपथ ही नहीं ली है। देश ये जानना चाहता है। नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि देश में शहजादे की पार्टी की सरकार है, फिर मुजफ्फरनगर के गलियारों में आईएसआई कैसे पैर पसारने की हिमाकत कर रही है। उन्होंने देश की जनता से यह भी आह्वान किया कि वह उनको प्रधानमंत्री न बनाए, वह देश के चौकीदार बनना चाहते हैं ताकि देश के खजाने पर कोई भी पंजा पहुंच न सके। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और मुजफ्फरनगर दंगे के